नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2021। और आज मैं इस 2021 में अपना फोर्थ वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ सोम का पार्ट बी, सोम का पार्ट ए और स्ट्रक्चरल एनालिसिस का पार्ट ए और पार्ट बी कंप्लीट इंटरव्यू क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। नाउ ये आपका सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट बी है। पार्ट ए 18-19 मिनट्स का वीडियो था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे हमने, और बाकी के जो डिटेल्ड क्वेश्चंस है आज मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चंस मैंने नोट कर लिए हैं और उनके बेसिस पे हमको आंसर्स किस तरह करना है उसको भी हम देखेंगे। मेजरली जो आपका यूपीपीएससी के जो पैनल है वो क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, सोम, स्ट्रक्चर, आरसीसी, बेसिकली जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट होता है वो सारे क्वेश्चंस वो बेसिकली वो पूछते रहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सोम में सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं, तो जो हमारा पूरा सोम का सेकंड पार्ट है इसमें और क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे हमने पहले वाले वीडियोस में देखा था कि कॉलम्स एंड स्टड से बहुत सारे क्वेश्चन उठ जाते हैं, सीधे कॉलम्स और स्टड में क्या डिफरेंस होता है। सिमिलरली बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से हम बात करते हैं। अगर आपके पास पेन होना चाहिए, वो पेपर दे देंगे आप लोगों को, तो आपको सबसे पहले डिफ्लेक्शन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पता होने चाहिए। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स डिफ्लेक्शन आपको कैलकुलेट नहीं करना है कि आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हो या आप डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर रहे हो यूनिट लोड मेथड से, या फिर आप कॉन्जुगेट बीम मेथड लगा रहे हो, स्ट्रेन एनर्जी मेथड लगा रहे हो। आपको अगर पूछा उन्होंने कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम है, पॉइंट लोड लगा हुआ है सेंटर पे, तो आपका पता होना चाहिए PL/40 ADI मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है। स्लोप अगर कैलकुलेट करवाते हैं, स्लोप कहाँ पे होता है, स्लोप आपको पता है सपोर्ट्स पे होता है, कितना होता है PL/16 EI होता है। तो आपको इस तरह स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के स्लोप और डिफ्लेक्शन पता होने चाहिए। सिमिलरली सेम अगर वो सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर वो बोलते हैं अगर यूडीएल लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है, आपको पता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होता है 5/384 WL/4/EI होता है। ठीक है, तो आपको डिफ्लेक्शन पता होना चाहिए मेजरली। ठीक है, सिमिलरली कोई कैंटिलीवर बीम है, अगर कैंटिलीवर बीम पे पॉइंट लोड लगा है फ्री एंड पे, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको पता है PL/3EI होता है। ठीक है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। और स्लोप कितना होगा, स्लोप भी पता है आपको PL/2EI होगा। सिमिलरली कोई कैंटिलीवर बीम दे दी उन्होंने, कैंटिलीवर बीम पे अगर आपका कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लगा दिया फ्री एंड पे, तो आपका जो स्लोप कितना होता है ML/EI होता है, और जो आपका डिफ्लेक्शन होता है वो रोटेशन, वो कितना होता है डिफ्लेक्शन ML/2EI होता है। सिमिलरली कोई कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम पे अगर आपका यूडीएल लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होता है WL/4/8EI। तो इस तरह आपको ये सारे रिजल्ट्स पता होने चाहिए। ठीक है ना, सिमिलरली स्लोप का भी पता होना चाहिए। सिमिलरली अगर कोई आपके पास उन्होंने बोल दिया कि कोई फिक्स्ड बीम है, फिक्स्ड बीम पे पॉइंट लोड लग रहा है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो फटाक से आप लोग बोल दीजिए कि भाई कोई सर फिक्स्ड बीम है और फिक्स्ड बीम पे पॉइंट लोड अगर सेंटर पे लगा हुआ है, तो जो हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है वो होता है आपका WL/392EI 192EI। ओके, 1/392 सॉरी, WL/3/3/EI। तो इस तरह आप लोग ये बता सकते हो उनको स्टैंडर्ड रिजल्ट। सिमिलरली आपके पास कोई अगर यूडीएल लगा हुआ है फिक्स्ड बीम पे, तो इस तरह का भी वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स सभी के पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से डिफ्लेक्शन वाले जो पार्ट है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डायरेक्टली पूछ लेते हैं वो क्वेश्चन, जो यूपीपीएससी पैनल वाले। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेना और बिल्कुल याद कर लेना इसको, क्योंकि यूनिट लोड मेथड में इंटीग्रल m dx/EI करोगे तो वहाँ पे बहुत टाइम निकल जाएगा। स्ट्रेन एनर्जी से भी करोगे, U=इंटीग्रल mx² करोगे, वहाँ से आप mx की इक्वेशन लिखोगे, उसको सॉल्व करोगे, तब जाके आप डिफ्लेक्शन निकालोगे, वहाँ से भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए। मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, जो कि स्ट्रक्चर एनालिसिस में भी आपका डायरेक्टली इनका हेल्पफुल रहता है, इनके रिजल्ट्स। तो इसलिए आप लोग इनके रिजल्ट्स को ना एक बार याद कर लीजिए और इनके रिजल्ट्स को, स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू जो भी मेजर है उनको पता कर लीजिए। ठीक है ना, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये स्टैंडर्ड जो आपके डिफ्लेक्शन और स्लोप की जो टेबल है वो लर्न बाय हार्ट लर्न कर लीजिए इसको। ठीक है, इससे क्वेश्चंस डायरेक्टली वो पूछ लेते हैं। देन उसके बाद थ्योरीज ऑफ फेलियर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पैनल्स का, कि थ्योरीज ऑफ फेलियर्स में थ्योरीज ऑफ फेलियर्स होती क्या है। ठीक है, थ्योरीज ऑफ फेलियर का क्या पर्पस है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ थ्योरीज ऑफ फेलियर। तो भाई फेलियर, थ्योरीज ऑफ फेलियर, हम जो भी मटेरियल का बिहेवियर होता है उसको जज करने के लिए हमारे को थ्योरीज ऑफ फेलियर हम स्टडी करते हैं।
कितने तरह की थ्योरीज होती हैं हमारे को पता है कि सर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी मतलब रैंकाइंस थ्योरी जिसको बोलते हैं। इसमें होता है क्या, आप बता सकते हो सर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी में क्या होता है, हमारा जो कि हमारा वैल्यू होती है, प्रिंसिपल स्ट्रेस वैल्यू होती है, वो शुड बी लेस होनी चाहिए एज कम्पेयर टू योर यील्ड स्ट्रेस इन सिंपल टेंसाइल टेस्ट में। अगर हम बात करते हैं तो यूनी एक्सियल लोडिंग के लिए अगर हम बात करते हैं तो जो प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू होती चाहिए वो शुड बी लेस देन होनी चाहिए योर यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू से, जो कि आप सिंपल टेंसाइल स्ट्रेस टेस्ट करते हो उसके दौरान। सिमिलरली मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी है सैंड विनेंस थ्योरी, इसका नाम भी पता होना चाहिए, सैंड विनेंस थ्योरी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन होता है वो शुड बी लेस देन होना चाहिए योर यील्ड स्ट्रेन से, ओके, इन सिंपल टेंसाइल लोडिंग और योर यूनी एक्सियल लोडिंग में। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि थ्योरीज ऑफ फेलियर इंपॉर्टेंट है, सारी थ्योरीज के नाम आपको पता होने चाहिए। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी आपको पता है, गसेट, कूलम एंड ट्रेस्का थ्योरी बोलते हैं जिसको। तो उसमें भी क्या होता है कि सर गसेट, कूलम और जो ट्रेस्का थ्योरी होती है वो किन मटेरियल्स के लिए एप्लीकेबल होती है आपको पता होना चाहिए। सर ये ब्रिटल मटेरियल्स के लिए एप्लीकेबल है। और जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी होती है और जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी वो आपका ब्रिटल मटेरियल्स के लिए वैलिड एप्लीकेबल है। और जो आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी है वो आपका डक्टाइल मटेरियल्स के लिए एप्लीकेबल है। सिमिलरली गसेट, ट्रेस्का एंड कूलम थ्योरी के नाम से पूछ लेते हैं कि इस थ्योरी को किस रिसर्चर ने इनका नाम दिया था, तो आपको मतलब इस थ्योरी का क्या नाम है, तो आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी होती है। देन उसके बाद वो डायरेक्टली आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी भी होती है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी का कौन सा मटेरियल्स के लिए एप्लीकेबल है, तो आप बता सकते हो सर वो डक्टाइल मटेरियल्स के लिए एप्लीकेबल है। होता क्या है उसमें भी आप मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी वैल्यू हमेशा कम होनी चाहिए, जो कि आपका सिंपल टेंसाइल टेस्ट होता है यूनी एक्सियल लोडिंग के दौरान। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस तरह निकालते हैं, ये सारा कुछ आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी सब निकलवा लेंगे वो, मतलब आपको पूछ लेंगे कि किन थ्योरीज के लिए एप्लीकेबल है। जो उनका शेप बनता है रेक्टेंगुलर, रोम्बस और एलिप्स, वो सब भी पढ़ के जाना है इसमें से। थ्योरीज ऑफ फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए, ठीक है। तो उसके बाद थ्योरीज ऑफ फेलियर के डिटेल्ड क्वेश्चंस आप लोग पढ़ सकते हो, स्टैंडर्ड रिजल्ट, स्लोप और डिफ्लेक्शन के पढ़ सकते हो। देन उसके बाद और वो पूछते हैं कि जो आपका रिजिडिटी और स्टिफनेस में क्या रिलेशन होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिजिडिटी और स्टिफनेस। तो आप बता सकते हो कि सर जो आपका स्टिफनेस होता है वो रिजिडिटी अपॉन लेंथ होता है ना, तो इस तरह का आप रिलेशन बता सकते हो। तो वहाँ पे आप देख लेना है इनको भी, इस रिलेशंस को भी पढ़ लेना। देन उसके बाद बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेंडिंग मोमेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शियर फोर्स। शियर फोर्स क्या होता है, जो भी ट्रांसवर्स फोर्सेस होते हैं किसी भी सेक्शन पर, आइदर लेफ्ट और आइदर राइट, उनका जो भी रिजल्टेंट समीशन होता है वो आपका होता है, रिजल्टेंट वैल्यू जो होती है वो आपका क्या होता है, शियर फोर्स। सिमिलरली सारे रिजल्टेंट मोमेंट्स का जो भी आइदर ड्यू टू योर ट्रांसवर्स फोर्सेस किसी भी सेक्शन पर, आइदर फ्रॉम लेफ्ट और आइदर फ्रॉम राइट, ये आपका होता है आपका बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स क्या होता है, ट्विस्टिंग मोमेंट क्या होता है, टॉर्शन, और जो आपका इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड होती है किसी भी मेंबर्स में ड्यू टू योर एक्सियल लोड के कारण कितनी इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड होती है, मतलब स्ट्रेन एनर्जी अगर स्टोर्ड हो रही है यू, तो वो इंटरनल लोड अगर जो आपका लोड के कारण, एक्सियल लोड के कारण कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, तो आपको पता होना चाहिए इंटीग्रल ऑफ पी स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2AE। व्हाट इज दिस AE? AE होता है आपका एक्सियल रिजिडिटी, A इज योर एक्सियल रिजिडिटी। सिमिलरली EI क्या होता है, EI इज योर फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ओके। अगर आपका बेंडिंग के कारण इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड हो रही है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड हो रही है किसी भी स्ट्रक्चर में, तो जो आपका U इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ mx स्क्वायर dx अपॉन 2EI होता है फ्लक्चर के कारण, तो EI इज योर फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर टॉर्शन के कारण पूछता है इंटरनल एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी, तो आप बता सकते हो सर U इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ t स्क्वायर x dx अपॉन 2GJ, टॉर्शन, GJ इज योर टॉर्शनल रिजिडिटी, ओके। तो यहाँ पे आपको सारी GJ क्या होता है, AE क्या होता है, अपॉन लेंथ से डिवाइड कर दोगे तो ये एक्सियल स्टिफनेस बन जाएगा, है ना। तो इस तरह की AE अपॉन L इज योर एक्सियल स्टिफनेस। इस तरह के आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, डायरेक्टली वहाँ से आपको पूछते हैं। इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स के डायरेक्टली पूछते रहते हैं, जो प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर में मेलिएबिलिटी, टफनेस, रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस, ठीक है, होमोलोगस टेम्परेचर, एंड्योरेंस लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, और हुक्स लॉ में जो आपका माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है, माइल्ड स्टील का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है उसमें आपको माइल्ड स्टील के लिए पूछ लेंगे और आपके लिए ब्रिटल मटेरियल के लिए भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है वहाँ पर फ्रैक्चर हो जाता है ब्रिटल मटेरियल के केस में, है ना।
तो जो आपका स्ट्रेन हार्डनिंग वाला पोर्शन और जो नेकिंग वाला पोर्शन वहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस वहाँ पे नहीं देखने को मिलते हैं ब्रिटल मटेरियल्स के अंदर। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपको थॉरोली वहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से मिल जाएंगे मैं पूछने को। आइसोट्रोपिक, होमोजीनियस, ये सब क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये सब भी आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। तो और मैं डिटेल्ड अगर क्वेश्चंस की बात करता हूँ तो यहाँ से आपके जो कॉलम वाला पार्ट है उसमें रैंकाइंस थ्योरी जो आती है, जो इंटरमीडिएट कॉलम होते हैं वो फेल किस में होते हैं, क्रशिंग में होते हैं या फिर बकलिंग में होते हैं, ठीक है ना। और जो आपके शॉर्ट कॉलम होते हैं और जो लॉन्ग कॉलम होते हैं, शॉर्ट कॉलम फेल किस में होते हैं, मटेरियल फेल होता है उसका क्रशिंग के अंदर, ठीक है ना, है ना। क्रशिंग में मटेरियल फेल होते हैं। लॉन्ग कॉलम्स में जो आपका मटेरियल फेल होता है बकलिंग में होता है, बकलिंग क्राइटेरिया का वन होता है, ठीक है। और जो आपकी रैंकाइंस थ्योरी होती है वो शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम दोनों के लिए एप्लीकेबल होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इफेक्टिव लेंथ पता होना चाहिए कि इफेक्टिव लेंथ कितनी होती है। जैसे आपको अगर दोनों एंड कंडीशन दे दी उन्होंने, बोथ एंड्स अगर आपके पिंड हैं तो आपकी इफेक्टिव लेंथ एल के इक्वल होती है, बोथ एंड अगर फिक्स्ड हैं तो इफेक्टिव लेंथ L/2 हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली एक एंड फिक्स्ड है एक एंड फ्री है तो इफेक्टिव लेंथ 2L हो जाती है। एक एंड फिक्स्ड है एक एंड हिंज्ड है तो इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाती है, L/√2। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। यूलर्स लोड के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट इज यूलर्स लोड, जो आपका क्रिटिकल बकलिंग लोड का जो PCR का फॉर्मूला होता है π²EI/LE², ओके। तो स्लेंडरनेस रेशियो से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्लेंडरनेस रेशियो। ये सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो कि आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर पता होने चाहिए। पैनल्स डायरेक्टली आपसे पूछते हैं और मैं आपको डिटेल्ड क्वेश्चंस बताता हूँ इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं। प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के बारे में पूछते हैं कि प्लेन स्ट्रेस कंडीशन क्या होती है, तो आप बता सकते हो सर व्हेन टू फेसेस ऑफ क्यूबिक एलिमेंट्स आर फ्री फ्रॉम एनी स्ट्रेस द स्ट्रेस कंडीशन इज नोन एज प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। सिमिलरली व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी क्या होता है सर, तो एंगल made between the line of action of resultant stress on any plane makes with the normal to the plane is known as angle of obliquity. So angle of obliquity is one of the important question in strength of material, okay. Plane strain क्या होता है सर, if the only deformations in those in xy plane then your strain only in xy plane are known as a plane strain condition. Similarly plane strain के बारे में पूछ लेते हैं, plane stress के बारे में पूछ लेते हैं। स्ट्रेन रोजेट क्या होता है, सो स्ट्रेन रोजेट आपको पता है, स्ट्रेन रोजेट इज अ ग्रुप ऑफ 3 गेजेस अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर पैटर्न सो सच दैट इट कैन मेजर नॉर्मल स्ट्रेन इन 3 डिफरेंट डायरेक्शंस। इस तरह आप बता सकते हो कि सर जो स्ट्रेन रोजेट होता है वो एक ग्रुप ऑफ पैटर्न होता है, ग्रुप ऑफ 3 गेजेस होते हैं, इस तरह पैटर्न में इस तरह लगे होते हैं कि भाई उनमें सर हम तीनों डायरेक्शन में हम किसी भी डिफरेंट डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेन मेजर कर लेते हैं, इसको स्ट्रेन रोजेट कहते हैं, ठीक है। और आपको मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, शेयर स्ट्रेस थ्योरी मैंने आपको बता दिया। देन इसके बाद इंपॉर्टेंट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिमेट्रिकल बेंडिंग और अनसिमेट्रिकल बेंडिंग। तो आपको सिमेट्रिकल बेंडिंग और अनसिमेट्रिकल बेंडिंग में डिफरेंस पता होना चाहिए। प्योर बेंडिंग क्या होता है, प्योर बेंडिंग आपको पता है बेंडिंग ऑफ बीम अंडर कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट इज कॉल्ड योर प्योर बेंडिंग, ठीक है। प्योर बेंडिंग में आपको पता है बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है और शियर फोर्स क्या होता है, 0 होता है। तो आपको प्योर बेंडिंग पता होना चाहिए। देन उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग के बारे में पूछता है, तो बेंडिंग ऑफ बीम इन प्रेजेंस ऑफ शियर फोर्स इज नोन एज योर नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग, ओके। देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप बता सकते हो सर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रेजिस्टेड बाय एनी सेक्शन अंडरगोइंग फेलियर इज कॉल्ड योर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। आपका क्या हो सकता है कि जो भी आपका सेक्शन मॉड्यूलस होगा उसको परमिसिबल स्ट्रेसेस, जितनी भी मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस है, तो सिग्मा परमिसिबल इनटू योर सेक्शन मॉड्यूलस दैट इज योर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। देन उसके बाद आपको कुछ ट्रांसफर शियर फोर्स स्ट्रेसेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाने को दे सकते हैं वो, कि कोई टी सेक्शन बना दिया उसका आप शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बना दीजिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए आई सेक्शन का शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वगैरह बनाना आना चाहिए, ये डायरेक्टली आपसे पूछ लेते हैं। रेक्टेंगुलर का आई सेक्शन में फ्लेंज लगे हुए हैं जो आपके एलिमेंट्स लगे होते हैं, सर्कल का, ट्राइंगल का, इस तरह के क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लेते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शियर सेंटर। शियर सेंटर से आप क्या समझते हो कि भाई कोई भी लोड पास हो रहा है वहां पे अकेला नो ट्विस्टिंग, ओके। सो लोड पासेस द बीम विल हैव नो ट्विस्टिंग, ठीक है ना। सो इफ अ ट्रांसवर्स बेंडिंग लोड पासेस देन इट विल हैव नो ट्विस्टिंग इज नोन एज शियर सेंटर। टॉर्शन क्या होता है, टॉर्शन पता होना चाहिए आपको। टॉर्शन में क्या होता है सर, जो भी आपके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में जो फाइबर्स होते हैं वो रोटेट कर जाते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली प्योर टॉर्शन क्या होता है, प्योर टॉर्शन में आपको पता है कि मेंबर इज सेड टू बी इन प्योर टॉर्शन व्हेन इट्स क्रॉस सेक्शंस आर सब्जेक्टेड टू ओनली टॉर्शनल मूवमेंट्स
एंड नॉट अकम्पनीड बाय एक्सियल फोर्सेज और बेंडिंग मोमेंट। सर प्योर टॉर्शन वो होता है जिसमें कि आपका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट और एक्सियल फोर्स नहीं एक्ट करते हैं, ओनली जो टॉर्शनल मोमेंट्स एक्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्योर टॉर्शन। दैन टॉर्शनल फार्मूला पूछ लेते हैं, T अपॉन जे इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल, ये भी पता होना चाहिए आपको। अजम्पशंस क्या होते हैं यूलर्स थ्योरी के, ये पता होना चाहिए सर। यूलर्स थ्योरी का जो अजम्पशन होता है लॉन्ग कॉलम्स के लिए वैलिड होता है, और EI जो होता है आपका यूनिफॉर्म होता है, मटेरियल आपका आइसोट्रोपिक होता है, और लोड इज प्योरली एक्सियल होता है। ठीक है, ये कुछ अजम्पशंस होते हैं। रैंकाइंस फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्प्रिंग? तो स्प्रिंग में आपको प्राइमरी फंक्शन पता होना चाहिए कि क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है और डिस्टॉर्ट करता है टू अंडर द लोड एंड रिकवर करता है इट्स ओरिजिनल शेप। ठीक है, शेप को अपने ओरिजिनल शेप में ले आता है, उसका काम होता है जब भी आपका लोड रिलीज होता है। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये सब मैंने बताया आपको। देन उसके बाद और मैं क्वेश्चंस बताऊं अगर आपको, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या होंगे? यस, डिस्क्राइब हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जॉइंट कैरीड आउट इन कॉन्जुगेट बीम मेथड ऑफ एनालिसिस। तो अगर वो बोलते हैं कि किस तरह आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जॉइंट होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जॉइंट इज इंपॉर्टेंट इन कॉन्जुगेट बीम मेथड ऑफ एनालिसिस। तो आपको पता है कि अगर कोई आपका फिक्स सपोर्ट है वो कॉन्जुगेट बीम में फ्री सपोर्ट बन जाता है। ठीक है ना, फिक्स सपोर्ट में आपको पता है स्लोप क्या होता है, फिक्स सपोर्ट में फिक्स सपोर्ट में जो आपका स्लोप क्या होता है, फिक्स सपोर्ट में स्लोप क्या होता है, जो आपका फिक्स सपोर्ट में स्लोप होता है, और फ्री जो कॉन्जुगेट बीम मेथड में वो क्या बन जाता है, फ्री बन जाता है। ठीक है ना, तो आपका कॉन्जुगेट बीम मेथड में मोर्स थ्योरम पे बेसिकली ये डिपेंड करता है। ठीक है, मोर्स थ्योरम 1 और मोर्स थ्योरम 2 कॉन्जुगेट बीम मेथड का जो एप्लीकेशन है। तो मोर्स थ्योरम 1 क्या कहती है कि किसी भी एक्चुअल बीम में और गिवन बीम में अगर आपको स्लोप निकालना है तो आप उसका कॉन्जुगेट बीम डायग्राम बना दो और कॉन्जुगेट बीम पे आप उसका शियर फोर्स की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो वो आपका स्लोप के रियल बीम में जो आपका स्लोप के इक्वल होगी। सिमिलरली किसी भी एक्चुअल बीम में और गिवन बीम में अगर आपको डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है तो उसका आप कॉन्जुगेट बीम डायग्राम बनाओ, M अपॉन EI डायग्राम बनाओ, और उस पॉइंट पे आप क्या बना दो, बेंडिंग मोमेंट निकाल दो, तो वो आपका क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन निकल जाएगा एक्चुअल बीम में। ठीक है, तो यहाँ से आपका मोर्स थ्योरम 1 और मोर्स थ्योरम 2 इंपॉर्टेंट है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स के बारे में बेसिकली पूछते हैं। तो सर आपका फिक्स सपोर्ट फ्री बन जाता है, फ्री सपोर्ट फिक्स बन जाता है। ठीक है, इंटरनल हिंज जो आपका होता है, जो आपका इंटरनल हिंज क्या हो जाता है, इंटरनल रोलर बन जाता है, और सर जो आपका इंटरनल पिन होता है वो हिंज बन जाता है, और इंटरनल रोलर आपका हिंज बन जाता है। ठीक है, सिमिलरली आपको पता होता है कि भाई पिन सपोर्ट पिन रहता है कॉन्जुगेट बीम में, रोलर सपोर्ट रहता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और स्टिफनेस इज इक्वल टू रिजिडिटी अपॉन लेंथ मैंने आपको बताया था रिलेशन। कास्टिग्लियानोस थ्योरम पूछ लेते हैं। कास्टिग्लियानोस थ्योरम आपको पता है, डेल्टा इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल पी, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू योर लोड इज गिव राइज टू योर डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द लोड। ओके, और या फिर थीटा रोटेशन के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, तो डेल यू अपॉन डेल एम हो जाएगा। ठीक है ना, मोमेंट अगर एक्ट हो रहा है तो। सिमिलरली मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम स्ट्रक्चर एनालिसिस में हमने कवर कर चुका है। लोड, स्टैंडर्ड रिजल्ट, स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शन हमने देख ही लिया है। देन ये पूछता है क्वेश्चंस में कि नेम व्हाट आर द फोर्सेज विच कॉजेज द डिफ्लेक्शन, विच कॉजेज द डिफ्लेक्शन। तो आपको पता है एक्सियल फोर्स की वजह से भी डिफ्लेक्शन आ जाता है, शियर फोर्स की वजह से भी आता है, बेंडिंग मोमेंट की वजह से भी आता है, टॉर्जन की वजह से आता है। तो आप बता सकते हो सर जो बीम्स और फ्रेम्स के केस में जब डिफ्लेक्शन होता है वो आपका बेंडिंग की वजह से होता है। मेजर डिफ्लेक्शन जो होता है बीम्स और फ्रेम्स के केस में वो बेंडिंग की वजह से होता है, और जो आपका ट्रसेस में जो आपका डिफ्लेक्शन होता है वो मेजरली आपका एक्सियल फोर्सेस की वजह से होता है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन क्यों रिक्वायर्ड होती है? आपको पता है डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन सर इसलिए रिक्वायर्ड होती है क्योंकि जो भी आपके इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होते हैं, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में डिफ्लेक्शन हम निकालते हैं, क्योंकि डिफ्लेक्शन हमारे को एक कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन इक्वेशन को राइट लिखने में काम आता है। तो इसलिए हम बोल सकते हो डिफ्लेक्शन हमारे को रिक्वायर्ड इसलिए होते हैं। और जो भी आपके टेम्परेचर की वजह से, सपोर्ट सेटलमेंट की वजह से जो भी आपके सेटलमेंट हो जाते हैं तो आपके मटेरियल आपका बेकार ना होता है, मतलब आपको, तो डिफ्लेक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, सपोर्ट सेटलमेंट की वजह से। देन शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, एक्सियल थ्रस्ट मैंने बता दिया आपको। हुक्स लॉ क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेनेसिटी? टेनेसिटी जनरली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। टेनेसिटी क्या होता है? प्रॉपर्टी, मेटल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना, जब भी आप उसमें क्या करते हो, टेंसाइल लोड लगाते हो, ठीक है, तो वो आपका फ्रैक्चर में फेल नहीं होना चाहिए अंडर द एक्शन ऑफ, तो टू रेजिस्ट फ्रैक्चर, तो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर अंडर द एक्शन ऑफ टेंसाइल लोड इज नॉट टेनेसिटी।
टफनेस, हार्डनेस, रेजिलियंस हम सब देख चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आपको ये क्वेश्चन पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन टाइप ऑफ फेलियर इन टॉर्शन टेस्ट। तो आपको टॉर्शन टेस्ट में टाइप ऑफ फेलियर पूछता है। तो ब्रिटल फेलियर में आपको पता है 45 डिग्री पे फेल होता है, और जो आपका डक्टाइल मटेरियल में वो आपका 90 डिग्री पे फेल होता है, ठीक है। सिमिलरली आपको टेंशन टेस्ट की अगर बात करते हो तो ब्रिटल मटेरियल 90 डिग्री पे फेल होता है, ठीक है। टेंशन, सिंपल टेंशन टेस्ट में ब्रिटल मटेरियल 90 डिग्री पे फेल होता है, और जो आपका डक्टाइल मटेरियल होता है वो 45 डिग्री पे फेल होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे वो पूछ लेते हैं। राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन द ट्रू स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस। तो ट्रू स्ट्रेस आपको पता है P/A से अगर आपको स्ट्रेस को डिनोट कर रहे हो किसी भी एक स्टेट ऑफ टाइम पे, तो आपका ट्रू स्ट्रेस हो जाएगा। अगर आप ओरिजिनल एरिया स्ट्रेस जो आपका जो आप ले रहे हो इंजीनियरिंग स्ट्रेस, वो आपका लोड एप्लीकेशन से पहले का अगर मेजर कर रहे हो तो P/A0 अगर आप मेजर कर रहे हो तो आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेस होगा। तो P/A और P/A0 ये आपको पता होना चाहिए। परमानेंट सेट क्या होता है आपको पता है, परमानेंट सेट प्लास्टिसिटी एंड्योरेंस लिमिट हमने देख ही रखा था कि इवन लार्ज नंबर ऑफ रिपीटेटिव साइकिल्स लोड्स की वजह से जो हमारे स्ट्रेसेस होते हैं वो एंड्योरेंस लिमिट कहलाते हैं, ठीक है। सिमिलरली स्ट्रेस स्ट्रेन का ब्रिटल मटेरियल का हमने देख लिया था, रप्चर तुरंत आ जाता है। और मैं आपको बताऊं इसमें इंपॉर्टेंट है, एट एनी पॉइंट, लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज एट एनी पॉइंट हाउ मेनी स्ट्रेस कंपोनेंट्स आर देयर। तो एट एनी पॉइंट वी हैव 9 स्ट्रेस कंपोनेंट्स। 3 नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट होते हैं, सिग्मा XX, सिग्मा YY, सिग्मा ZZ, और 6 शेयर स्ट्रेस कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आपका टाउ XY, टाउ YX, टाउ XZ, टाउ ZX, ठीक है। इस तरह आपका 6 शेयर स्ट्रेस कंपोनेंट होते हैं। बट हमारे को पता है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस थ्योरी की वजह से हमारे जो टाउ XZ और टाउ ZX एक ही होते हैं, तो हम इक्वल में हम कह सकते हैं ओनली 6 स्ट्रेस components are required to define the condition of stress at any point, okay। तो आपके 6 स्ट्रेस, टोटल 6 स्ट्रेस कंपोनेंट्स आप बोल सकते हो। तो ये इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2D कंडीशंस के बेस पे हमारे 4 स्ट्रेस कंडीशंस होते हैं, ठीक है ना, 4 स्ट्रेस कंडीशन, वही सिग्मा XX, सिग्मा YY, सिग्मा YX, सिग्मा XY। सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी से सिग्मा XY और सिग्मा YX क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ओनली 3 स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन जो हमारे बचते हैं, है ना। तो 3 कंडीशंस होती हैं 2D कंडीशंस के बीच में। स्ट्रेस टेंसर क्या होता है हमारे को पता है, स्ट्रेस टेंसर हमने देख रखा था, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है और स्केलर क्वांटिटी नहीं होती है, टेंसर क्वांटिटी होती है, सेकंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। देन उसके बाद रिजिड और डिफॉर्मेबल मटेरियल्स क्या होते हैं वो भी आपको पता है। रिजिड मटेरियल्स आर दोज विच डज नॉट अंडरगो एनी चेंजेस under the action of applied load, और deformable materials are those which changes in shape, size में change हो जाते हैं under the action of applied load। stress, pressure में क्या difference है, stress कौन से stresses classify होते हैं, broadly classify होते हैं आपके stresses, normal stress और shear stress पता है आपको। axial stress क्या होते हैं, normal stresses की वजह से ही होते हैं, जो हमारे एक्सेस लोड जो आपका मेंबर होता है उसकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एक्सेस पे जो भी लोड लगते हैं। बियरिंग स्ट्रेस क्या होते हैं, बियरिंग स्ट्रेस कोई बॉडी अगर सपोर्ट कर रही है दूसरी बॉडी पे, तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस अराइजिंग होते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी सपोर्टेड बाय अनदर इज कॉल्ड बियरिंग स्ट्रेस। सिमिलर